क्या होता है जब एक ईमानदार एसपी के हाथों में एक चिट्ठी आ जाए, बिना नाम की, लेकिन उसमें दर्ज हो हर उस मजदूर की चीख जिसे उसका हक छीनकर भूख और डर के हवाले कर दिया गया हो। क्या होता है जब वही अफसर सच तक पहुंचने के लिए अपनी वर्दी उतार दे और मिट्टी ढोती हुई मजदूर अनु बनकर उन लाचार औरतों के बीच रहने लगे जिनके बच्चों की भूख अब सवाल बन चुकी हो। क्या होता है जब गांव का दबंग प्रधान जीप से उतरकर मजदूरों पर धौंस जमाए और उसी भीड़ में खड़ी एक साधारण सी औरत अचानक शेरनी बनकर गुंडों को धूल चटा दे। और क्या होता है जब इस पूरी साजिश के पीछे का असली चेहरा, विधायक और शराब माफिया, जनता के सामने बेनकाब हो जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस लड़ाई की गवाही है जहां इंसानियत बनाम भ्रष्टाचार आमने सामने खड़े होते हैं और जीत होती है सिर्फ सच और हिम्मत की। शहर की धूल और शोर से दूर रामपुर जिले की हवा में एक अजीब सी शांति और उतनी ही बेचैनी घुली हुई थी। इसी जिले की कमान संभालने आई थी एक युवा तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर अनुप्रिया सिंह। नाम जितना सरल था, इरादे उतने ही फौलादी। उसके आने की खबर से पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी हलचल थी, उससे कहीं ज्यादा उम्मीदें जिले के आम लोगों की आंखों में तैर रही थीं। अनुप्रिया ने अपना चार्ज संभाला, पहली मीटिंग ली, फाइलों के ढेर को खंगाला और जिले की नब्ज समझने की कोशिश करने लगी। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, छोटी मोटी चोरियां, जमीनी विवाद, आपसी झगड़े। लेकिन अनुप्रिया को पता था कि जो सतह पर दिखता है, असली तूफान अक्सर उसके नीचे ही पलता है। एक हफ्ता ही बीता होगा। एक शाम जब वह अपने ऑफिस से निकलने वाली थी, एक चपरासी ने उसे एक लिफाफा दिया। उस पर कोई नाम पता नहीं था, बस एएसपी साहिबा के नाम लिखा हुआ था। उसने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर एक मोटा सा पन्ना था जिस पर कांपते हुए हाथों से लिखी पंक्तियां नजर आ रही थीं। मैडम, हम मजदूर लोग हैं। मनरेगा का पैसा प्रधान हरपाल सिंह और उसके गुंडे खा जाते हैं। हमारे नाम पर बिल पास होता है, लेकिन हमें 1 रुपया तक नहीं मिलता। विरोध करो तो धमकी देते हैं, कहते हैं अगर ज्यादा बोले तो परिवार समेत जला देंगे। हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। हमें कहीं से मदद नहीं मिलती। हम आपसे आखिरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अनुप्रिया ने पन्ना बार बार पढ़ा। हर शब्द में दर्द टपक रहा था। अक्षरों के बीच फैला डर, स्याही में घुला आंसू साफ दिख रहा था। उसके भीतर गुस्सा और बेबसी दोनों उमड़ पड़े। उसने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, इंसानियत के गला घोंटने का है। मजदूर अपने खून पसीने से मिट्टी ढोते हैं और उनके नाम पर बने पैसे किसी गुंडे की तिजोरी भरते हैं। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। सामने चौक पर चाय वाले की आवाज आ रही थी। मजदूरों का एक छोटा सा झुंड वहां बैठा बीड़ी पी रहा था। उसे लगा जैसे वही लोग चिट्ठी लिखने वाले हों। उसने आंखें बंद कीं और अपने पिता की याद आई, एक ईमानदार शिक्षक जिनकी मेहनत और सच्चाई ने उसे यहां तक पहुंचाया था। पिता कहा करते थे, अनुप्रिया, अगर तुम्हें कभी किसी और की आंखों में भूख या डर दिखे तो समझ लेना कि तुम्हारा असली काम वहीं से शुरू होता है। लेकिन मामला उतना सीधा नहीं था। हरपाल सिंह कोई साधारण प्रधान नहीं था। उसके पीछे विधायक रतन चौधरी का आशीर्वाद था। पुलिस चौकी से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक उसकी पकड़ थी। अगर सीधे सीधे छापा मारती तो सबूत मिलते ही नहीं और ऊपर से ट्रांसफर का दबाव बन जाता। यह समझते ही अनुप्रिया का माथा ठनका। वह कुर्सी से उठी और कमरे में चक्कर लगाने लगी। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, कि वह बाकी अफसरों की तरह चिट्ठी को फाइलों के ढेर में दबाकर भूल जाए। दूसरा, कि वह उस चिट्ठी को अपने दिल पर लिख ले और सच तक पहुंचे। उसने तय किया, अगर सच जानना है तो वर्दी उतारनी पड़ेगी। मजदूर बनकर ही मजदूरों का दर्द समझा जा सकता है। उस रात नींद नहीं आई। उसने आईने में खुद को देखा। चमकदार वर्दी में कड़क एसपी अनुप्रिया सिंह नहीं, बल्कि एक औरत दिख रही थी जिसके दिल में लावा था। उसने धीरे से बत्ती बुझाई और खिड़की से आसमान देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, क्या तू तैयार है उस अंधेरे में उतरने के लिए जहां से लोग चीखते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। अनुप्रिया ने होंठ भींच लिए। उसने तय कर लिया था, कल से वह एसपी अनुप्रिया नहीं, मजदूर अनु बनेगी और इस जिले का सच खुद अपने हाथों से उजागर करेगी। अगली सुबह जब रामपुर शहर अभी नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं था,
अनुप्रिया अपने कमरे में बैठी अपने प्लान को अंतिम रूप दे रही थी। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी सूती साड़ी निकाली जिस पर न जाने कितने धब्बे पड़े थे। आईने में खुद को देखा। सामने वही कड़क ईएसपी अनुप्रिया नहीं थी, बल्कि चेहरे पर हल्की कालिख और माथे पर ढका पल्लू किए एक साधारण औरत। उसने अपने कानों की बाली उतार दी, हल्की सी खुरदरी चप्पल पहनी और हाथों में पुरानी टोकरी पकड़ ली। उसकी आंखों में चमक थी। आज से उसकी असली जांच शुरू हो रही थी। उसने अपनी टीम में किसी को नहीं बताया, सिर्फ भरोसेमंद इंस्पेक्टर शर्मा को इशारा भर दिया था कि अगर 2 दिन तक उसका कोई अता पता न मिले तो सीधे तहकीकात शुरू कर देना। बाकी किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना पूरा ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। गांव पहुंचने का सफर लंबा था। धूप सिर पर चढ़ आई थी। रास्ते में उसने कई मजदूरों को देखा जो फावड़ा और टोकरी लेकर जा रहे थे। वे उसकी ओर देख हंसे। नई है क्या? चल बहन, आज से तू भी मिट्टी ढोएगी। अनुप्रिया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में झलकता आत्मविश्वास उसने छिपा लिया और साधारण औरत की तरह भीड़ में घुल गई। काम का माहौल बेहद कठोर था। तपती धूप, गरम मिट्टी और कड़क निगाहों से देखता मुंशी। सब कुछ डराने वाला। मजदूरों की भीड़ में अनुप्रिया ने अपना नाम अनु बताया। कोई सवाल नहीं किया। यहां किसे फुर्सत थी? सब अपने खून पसीने को मिट्टी में बहा रहे थे। पहली ही दिन उसने देखा कि किस तरह मजदूरों के नाम दर्ज हो रहे हैं, लेकिन हाजिरी की लिस्ट में कुछ और नाम जोड़े जा रहे हैं। मुंशी चुपचाप प्रधान हरपाल सिंह का आदमी था। जो मजदूर थक कर बैठ जाता, उसके नाम पर भी टिक लगा दिया जाता और दिन के अंत में वही पैसे प्रधान की जेब में चले जाते। अनुप्रिया ने टोकरी उठाई और बाकी औरतों के साथ मिट्टी ढोने लगी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, हथेलियां जलने लगीं, पसीना उसकी आंखों में उतर आया। ये वही दर्द था जिसे उसने सिर्फ फाइलों में पढ़ा था। अब वह जी रही थी। हर कदम पर उसका दम घुट रहा था, लेकिन साथ ही उसका इरादा और मजबूत हो रहा था। दोपहर के वक्त सब मजदूर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सूखी रोटी खाते। उसी समय अनुप्रिया की दोस्ती हुई राधा और कमला से। राधा के गाल धंसे हुए थे, आंखों में थकान और चेहरे पर मजबूरी की लकीरें। उसने एक फटी पोटली से सूखी रोटी निकाली और अपने छोटे बेटे को खिलाने लगी। बेटा रोटी का टुकड़ा पकड़ते ही बोला, अम्मा, इसमें नमक क्यों नहीं है? राधा के चेहरे पर लाचारी की मुस्कान आई। बेटा, नमक कल आएगा। कमला ने अपनी कहानी सुनाई। उसका पति शहर जाकर रिक्शा चलाता है। महीने भर बाद भी 150 रुपये भेजता है। गांव में मनरेगा का पैसा न मिलने के कारण उसने अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी थी। मैडम, उसने गलती से कहा, फिर खुद को सुधारा। अनु बहन, तू नई आई है ना, जल्दी समझ जाएगी। यहां काम करने वाले सब बस भगवान भरोसे हैं। प्रधान को किसी से डर नहीं। पुलिस भी उसी के घर का खाना खाती है। अनुप्रिया चुप रही। उसने सिर्फ सुना। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया ताकि कोई देख न सके। शाम को जब मजदूर अपने अपने घर लौटे, अनुप्रिया भी राधा के साथ उसके कच्चे घर तक गई। वहां उसने देखा कि राधा की बेटी खाट पर पड़ी बुखार में तप रही है। दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल में दवा मुफ्त मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहां भी दलालों की पकड़ थी। बच्चे की सूखी सांसों को सुनकर अनुप्रिया का दिल फट पड़ा। उसने उस रात घर नहीं लौटने का फैसला किया। वह गांव के मजदूरों के बीच ही रह गई। मिट्टी की दीवारों वाले छोटे कमरे में सब औरतें बैठीं और अपने अपने दर्द सुनाने लगीं। कोई कह रहा था कि प्रधान के गुंडे रात में शराब पीकर आते हैं और मजदूरों से मजाक उड़ाते हैं। कोई बता रहा था कि जो भी विरोध करता है उसे खेतों में काम तक नहीं मिलता। धीरे धीरे मजदूरों ने अनु पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसने छोटी छोटी मदद से उनका दिल जीता। किसी के बच्चे को पानी पिलाना, किसी के घर से चूल्हे की राख साफ करना, किसी को हौसला देना कि सब बदल सकता है। इन छोटी बातों ने मजदूरों के मन में जगह बना दी। दिन बीतने लगे। हर दिन अनुप्रिया के हाथ और खुरदरे हो रहे थे, लेकिन उसका इरादा और साफ होता जा रहा था। उसने नोटिस किया कि प्रधान के आदमी रोज हाजिरी की लिस्ट लेकर आते और मजदूरों को डरा धमकाकर साइन करवा लेते। असली नाम कभी आगे नहीं बढ़ते थे। सबूत जुटाने का सही समय करीब था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राधा ने धीरे से कहा, अनु बहन,
तू अलग लगती है। तेरी आंखों में डर नहीं दिखता। तू कौन है असल में? अनुप्रिया मुस्कुराई। उसने राधा का हाथ पकड़कर कहा, बस तेरी तरह एक औरत हूं जो भूख और डर को समझती है। फर्क बस इतना है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं। उस पल मजदूरों के दिलों में अनु की जगह और गहरी हो गई। अब वह सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन अनुप्रिया जानती थी कि यह शुरुआत भर है। असली लड़ाई अभी बाकी थी। गांव की सुबह हमेशा एक जैसी लगती थी। सूरज की पहली किरणें जब मिट्टी की पगडंडियों को छूतीं, तब भी मजदूरों की जिंदगी में कोई उजाला नहीं आता था। वही पुराने औजार, वही सूखी रोटियां और वही अनिश्चितता। पता नहीं आज काम मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो पैसा कब तक आएगा। अनुप्रिया, जो अब सबकी नजरों में अनु थी, मजदूरों के बीच पूरी तरह घुल मिल गई थी। उसके हाथों में पड़े छाले अब भरने लगे थे, लेकिन उनमें से बहा दर्द उसके दिल में और गहराई से दर्ज हो चुका था। उसने देख लिया था कि मजदूरों का खून पसीना रोज कैसे लूटा जाता है। अब उसे इंतजार था उस असली खिलाड़ी का, जो इस पूरे खेल का मालिक था, प्रधान हरपाल सिंह। और वो दिन जल्दी आ गया। एक तपती दोपहर थी। मजदूरों का झुंड तालाब खुदाई का काम कर रहा था। सब औरतें टोकरी भर भर कर मिट्टी ढो रही थीं। तभी धूल उड़ाती एक काली जीप आई और काम के बीच आकर रुक गई। जीप से उतरा एक मोटा ताजा आदमी, सफेद कुर्ता पायजामा पहने, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में सोने की मोटी चेन। उसके साथ 4-5 गुंडे भी थे, जिनके हाथों में लाठी और कमर में पिस्तौल झूल रही थी। यह था प्रधान हरपाल सिंह। उसके उतरते ही मजदूरों में सन्नाटा छा गया। कोई सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबके हाथ थम गए। राधा ने जल्दी से अपनी बेटी को अपने पीछे छुपा लिया। कमला ने सिर झुका लिया। अनुप्रिया ने भी पहली बार उसे गौर से देखा। चेहरे पर अकड़, चाल में दबदबा और जुबान पर हुकूमत। हरपाल ने जोर से आवाज लगाई, ओ मुंशी, सबको बोल दे, ज्यादा बकबक न करें। पैसा मिलेगा तो मिलेगा, वरना घर बैठें। काम करने आए हैं तो चुपचाप करो, नहीं तो गांव छोड़ दो। उसकी आवाज सुनकर मजदूर और सहम गए। तभी राधा हिम्मत करके आगे आई। उसका गला कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू जल रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रधान जी, मेरी बेटी कई दिन से बीमार है। दवा के लिए पैसा चाहिए। हमारा नाम भी तो लिस्ट में है। कब मिलेगा हक का पैसा? हरपाल ने उसे घूरा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह गुर्राकर बोला, अरे चुड़ैल, ज्यादा जुबान चलाने लगी है तू। तुझे और तेरी औकात को मैं जानता हूं। अगर ज्यादा बोल गई तो तुझे और तेरे खानदान को गांव से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर उसने अपने गुंडों को इशारा किया। उनमें से 2 आदमी राधा की ओर बढ़े और उसका हाथ पकड़कर घसीटने लगे। मजदूरों की भीड़ खामोश खड़ी थी। सबकी आंखों में डर था। किसी ने हिम्मत नहीं की बीच में आने की। लेकिन अनुप्रिया के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। अब तक वह चुपचाप देख रही थी, सबूत जुटा रही थी। लेकिन जब किसी की इज्जत पर हाथ डाला गया, तो उसके भीतर की पुलिस अफसर, उसके भीतर की औरत जाग उठी। वह आगे बढ़ी और जोर से चिल्लाई, रुक जा! गुंडे ठिठक गए। सबकी नजरें अनु पर टिक गईं। उस साधारण सी मजदूर औरत की आवाज में अचानक बिजली जैसी ताकत थी। अनुप्रिया ने राधा को छुड़ाया और गुंडे के हाथ को ऐसी पकड़ से मरोड़ा कि वह दर्द से चीख उठा। दूसरा गुंडा लाठी लेकर झपटा, लेकिन अनुप्रिया ने उसकी लाठी छीनकर उसी के पैरों पर दे मारी। कुछ ही सेकंड में दोनों गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। पूरा गांव दंग रह गया। मजदूरों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। सबने सोचा, ये औरत कौन है? इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? हरपाल गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींच कर कहा, बहुत नाटक कर लिया तूने। नाम क्या है तेरा? अनुप्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर अब तक की थकान और बेबसी की जगह एक शेरनी का आत्मविश्वास था। उसने कहा, नाम जानकर क्या करेगा? याद सिर्फ इतना रखना, अब मजदूर अकेले नहीं हैं। उसकी आवाज इतनी ठोस थी कि हरपाल भी पल भर को चुप रह गया। फिर उसने गुस्से में थूक फेंका और अपने गुंडों को उठाकर जीप में बैठा। जाते जाते बोला, ठीक है, देख लूंगा तुझे, बहुत दिन तक छुप नहीं पाएगी। जीप धूल उड़ाती चली गई। लेकिन उस दिन से मजदूरों के दिलों में एक दरार पड़ चुकी थी। डर की दीवार में पहली बार दरार आई थी। राधा रोते हुए अनुप्रिया के पैरों में गिर गई। बोली, बहन,
आज तूने हमें बचा लिया, लेकिन कल क्या होगा? ये लोग बहुत ताकतवर हैं, तुझे भी छोड़ेंगे नहीं। अनुप्रिया ने उसे उठाया और कंधे पर हाथ रखा। बोली, डरना मत, अब वक्त बदलने वाला है। अब तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। उस रात गांव के चूल्हों के पास सिर्फ एक ही चर्चा थी, वो नई मजदूर औरत जिसने प्रधान के गुंडों को सबके सामने धूल चटा दी। लोगों की आंखों में पहली बार डर की जगह भरोसा उतर आया था। और अनुप्रिया जानती थी, यह बस शुरुआत थी, असली लड़ाई अभी बाकी थी। गांव की मिट्टी उस दिन कुछ और ही रंग की लग रही थी। मजदूरों की आंखों में पहली बार डर की जगह जिजीविषा की चमक आ गई थी। अनु के रूप में अनुप्रिया ने जो कदम उठाया था, उसने मजदूरों के दिल में यह विश्वास बो दिया कि शायद बदलाव संभव है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधान हरपाल सिंह का गुस्सा उबल रहा था। जीप में बैठते ही उसने अपने गुंडों को आदेश दिया था, इस औरत को खोज निकालो, ये कोई मामूली औरत नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। हरपाल की हवेली गांव में एक किला जैसी थी, ऊंची दीवारें, लोहे का गेट और भीतर बैठे दरबारी गुंडे। गांव वाले दूर से देखते तक डरते थे। वही हवेली अब अनुप्रिया के मिशन का अगला पड़ाव थी। उसने तय किया कि अब समय आ गया है अपना असली रूप दिखाने का। कई दिन से वह मजदूरों के बीच रहकर सबूत जुटा रही थी। उसने अपने छोटे से छुपे कैमरे में मुंशी की लिस्ट, मजदूरों के बयान और हाजिरी के फर्जी दस्तावेज कैद कर लिए थे। अब बस एक आखिरी वार बाकी था। एक शाम, जब आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी, अनुप्रिया अकेली हवेली की ओर चली। साड़ी का पल्लू सिर पर, हाथ में एक पुरानी थैली। लेकिन उस थैली में छुपा था उसका असली हथियार, पूरे सबूतों का पुलिंदा और साड़ी के नीचे चमकती हुई पुलिस की वर्दी। हवेली का गेट पर दो गुंडे खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। कौन है तू? अनुप्रिया ने झुककर कहा। काम चाहिए, सुना है प्रधान जी मजदूरों से मिलते हैं। गुंडों ने हंसी उड़ाई। अंदर जा, लेकिन ज्यादा बोल मत देना। वह भीतर दाखिल हुई। हवेली के आंगन में हरपाल सिंह आराम कुर्सी पर बैठा था, हाथ में बीड़ी, सामने मेज पर नोटों की गड्डियां और आसपास खड़े चमचे। उसने अनुप्रिया को देखा और मुस्कुराया। आ गई तू, बहुत बहादुरी दिखा ली। अब बताती है तू कौन है असल में। अनुप्रिया ने धीरे धीरे अपना पल्लू हटाया। चेहरे पर अब मजदूर अनु की थकान नहीं थी, बल्कि एसपी अनुप्रिया सिंह का तेज था। उसने साड़ी का किनारा हटाकर अपनी पुलिस की वर्दी का कॉलर दिखाया। उसकी आवाज गूंजी, मैं वही हूं जिससे तू सबसे ज्यादा डरता है, रामपुर जिले की एसपी अनुप्रिया सिंह। पूरा आंगन सन्न रह गया। गुंडे हड़बड़ा गए। हरपाल के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन तभी बाहर से सायरनों की आवाज आई। हवेली के गेट से पुलिस की गाड़ियां अंदर घुस आईं। इंस्पेक्टर शर्मा और पूरी फोर्स ने चारों तरफ घेरा डाल लिया। अनुप्रिया ने आगे बढ़कर मेज पर रखे दस्तावेज उठाए। बोली, ये हैं तेरे सारे गुनाहों के सबूत। मजदूरों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी, फर्जी हाजिरी, सरकारी खजाने की लूट, और ये वीडियो जहां तेरे आदमी मजदूरों को धमका रहे हैं। हरपाल बौखला गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू पुलिस है तो क्या हुआ? तुझे मालूम है मेरे पीछे कौन खड़ा है? विधायक रतन चौधरी। तुझे ट्रांसफर करवा दूंगा, तेरा करियर खत्म कर दूंगा। अनुप्रिया ने शांत स्वर में कहा, हरपाल, तूने सोचा होगा कि सत्ता के पीछे छुपकर हमेशा बच जाएगा, लेकिन आज तेरे पापों का हिसाब होगा। जनता की आंखों से डर कभी नहीं जीता जा सकता। इंस्पेक्टर शर्मा ने आदेश दिया, गिरफ्तार करो इसे। पुलिस ने आगे बढ़कर हरपाल और उसके गुंडों को हथकड़ी लगा दी। उनकी चीखें और गालियां हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। गांव के लोग जो दूर खड़े यह सब देख रहे थे, दौड़ते हुए आंगन में आ गए। राधा, कमला और बाकी मजदूरों की आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने पहली बार अपने हक की जीत देखी थी। राधा की बेटी, जो अब भी बीमार थी, अपनी मां से लिपट कर बोली, अम्मा, अब दवा मिलेगी ना? राधा ने रोते हुए सिर हिलाया। अनुप्रिया ने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, अब से तुम्हें किसी प्रधान या गुंडे से डरने की जरूरत नहीं। सरकार का पैसा तुम्हारा है और तुम्हें मिलेगा, मैं वादा करती हूं। उस पल मजदूरों ने पहली बार महसूस किया कि उनकी आवाज कोई सुनने वाला है। और अनुप्रिया ने पहली बार देखा कि एक ईमानदार कदम से लोगों की जिंदगी में कैसे उजाला फैल सकता है।
लेकिन यह जीत अधूरी थी, क्योंकि अनुप्रिया जानती थी हरपाल सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी वो था जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा था, विधायक रतन चौधरी। और उसकी पकड़ इतनी गहरी थी कि एक प्रधान की गिरफ्तारी से उसका साम्राज्य हिलने वाला नहीं था। उस रात जब हवेली पर ताले लग चुके थे और पुलिस हरपाल को जीप में डालकर ले जा रही थी, अनुप्रिया ने आसमान की ओर देखा। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में नया तूफान उठ रहा था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, असली खतरा अब सामने आएगा। हरपाल सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। अखबारों में अगले दिन सुर्खियां थीं। एसपी अनुप्रिया सिंह की बड़ी कार्रवाई, प्रधान गिरफ्तार। गांव वालों के चेहरे पर बरसों बाद पहली बार मुस्कान आई थी। लोग यह मानने लगे थे कि अब उनका हक उन्हें मिलेगा। लेकिन जीत का यह जश्न ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 3 दिन बाद ही खबर आई कि पास के गांव में जहरीली शराब पीने से 5 मजदूरों की मौत हो गई और दर्जनों अस्पताल में भर्ती हैं। चीख पुकार और मातम से पूरा इलाका कांप उठा। अनुप्रिया जब मौके पर पहुंची तो दृश्य दिल दहला देने वाला था। मिट्टी के आंगन में एक साथ 5 लाशें पड़ी थीं। औरतें छाती पीट रही थीं, बच्चे बिलख रहे थे। कोई अपनी मां को हिलाकर उठा रहा था, कोई अपने पिता के शव से लिपटा रो रहा था। एक बूढ़ी औरत ने रोते रोते उसके पैर पकड़ लिए। मैडम, हमें बचा लो, ये शराब माफिया ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। हमारे आदमी रोज इसी जहर से मरते हैं, पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। अनुप्रिया का दिल सिहर उठा। उसने चारों ओर देखा। हवा में मौत की गंध थी। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध है। और इसके पीछे वही लोग हैं जो हरपाल जैसे मुखौटों को आगे करके खुद सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं। शाम होते होते फोन पर विधायक रतन चौधरी का दबाव आने लगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैडम, यह मामला बड़ा संवेदनशील है। मीडिया इसे और ना उछाले। हादसा ही समझकर फाइल बंद कर दीजिए, वरना। अनुप्रिया ने बात बीच में ही काट दी। वरना क्या विधायक जी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस रात उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा गहरा था, लेकिन उसके भीतर रोशनी और तेज हो रही थी। उसने निश्चय कर लिया, अगर हरपाल को पकड़ना पहली जंग थी, तो अब यह दूसरी जंग और भी कठिन होगी। इस बार वह शराब माफिया की जड़ों तक जाएगी। लेकिन सीधी पुलिसिया कार्रवाई से यह मुमकिन नहीं था। शराब का धंधा खुलेआम नहीं, बल्कि ढाबों और गोदामों की परतों के पीछे चलता था, और वहां तक पहुंचने के लिए उसे फिर से वर्दी उतारनी पड़ेगी। अगले ही दिन अनुप्रिया ने नया रूप धारण किया। इस बार वह बनी भारती, एक साधारण ढाबे वाली। उसने साड़ी बदली, चेहरे पर हल्की कालिख लगाई और माथे पर एक मोटा बिंदु लगाया। उसके हाथों में अब पुलिस की फाइलें नहीं, बल्कि चाय और समोसे की ट्रे थी। गांव के बाहर हाईवे किनारे एक छोटा ढाबा उसने किराए पर लिया। धीरे धीरे ट्रक ड्राइवर वहां रुकने लगे। मजदूरों और गुंडों का आना जाना शुरू हुआ, और अनुप्रिया सुनती रही। कौन कहां से शराब लाता है, कौन किसे सप्लाई करता है, किसके नाम पर गाड़ियां जाती हैं। 3 हफ्तों तक उसने ढाबे की चौखट पर बैठकर सबूत जुटाए। वह ट्रकों की नंबर प्लेट नोट करती, बोतलों के कोड समझती और ड्राइवरों की फुसफुसाहट से असली खिलाड़ियों के नाम निकालती। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। इस पूरे नेटवर्क के पीछे सीधा नाम विधायक रतन चौधरी का था। वह सिर्फ शराब का धंधा नहीं चला रहा था, बल्कि इसे मजदूरों और गरीबों को दबाने का हथियार बना रखा था। हर पालिका, हर थाने में उसके आदमी बैठे थे। पुलिस का बड़ा हिस्सा उसकी जेब में था। एक रात ढाबे पर 2 आदमी आए। उनके पास बड़ी गाड़ी थी। उन्होंने चाय पीते हुए हंसी में कहा, कल माल जाएगा शहर, ऊपर तक सब सेठ है, इस बार खुद चौधरी साहब देख रहे हैं। अनुप्रिया ने उस पल तय कर लिया, अब वार करना होगा। उसने तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा को गुप्त संदेश भेजा। पूरी टीम तैयार हो गई। अगले ही दिन जब गाड़ी शराब से भरे ड्रम लेकर निकली, तो हाईवे पर पुलिस ने उसे घेर लिया। ड्राइवर और गुंडे रंगे हाथ पकड़े गए। लेकिन असली खेल तब हुआ जब उन्हीं ड्राइवरों की जुबान खुली। सबूतों के साथ उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ चौधरी साहब के आदमी हैं, सब आदेश वहीं से आता है। यह सुनकर विधायक रतन चौधरी का चेहरा भी जनता के सामने बेनकाब हो गया। मीडिया में हंगामा मच गया।
गांव गांव लोग कहने लगे, देखो, एसपी मैडम ने बड़े बड़े शेरों को भी पकड़ लिया। क्लाइमेक्स की उस सुबह जब पुलिस ने विधायक के गोदाम पर छापा मारा तो वहां लाखों की जहरीली शराब बरामद हुई। बोतलों के ढेर, नकली सील और सरकारी गाड़ियों के पास का इस्तेमाल सब सामने था। विधायक के गुंडे भागे लेकिन पकड़े गए और वहीं ढाबे के पीछे से भारती ने अपनी साड़ी उतारी और पुलिस की वर्दी पहन ली। गांव वालों ने पहली बार उसे उसकी पूरी शान में देखा, एसपी अनुप्रिया सिंह। पुलिस की गाड़ियां जब विधायक और उसके गुंडों को हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थीं, तो मजदूरों की आंखों में आंसू थे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन सबके दिल में एक ही भाव था, अब हमें कोई नहीं दबा सकता। हमारे बीच एक उम्मीद है, अनुप्रिया। अनुप्रिया ने जनता से कहा, तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा। सिस्टम की गंदगी चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और एकता हो तो उसे बदला जा सकता है। ये लड़ाई तुम्हारी भी है। उठो, अपनी आवाज बुलंद करो। उसके शब्द हवा में गूंज उठे। इस जीत ने पूरे जिले को हिला दिया। सिर्फ मजदूर ही नहीं, हर आम आदमी ने पहली बार महसूस किया कि सच और न्याय अब भी जिंदा है। लेकिन अनुप्रिया जानती थी, यह लड़ाई आखिरी नहीं है। सिस्टम की जड़ें और गहरी हैं। मगर उसने ठान लिया था, जब तक सांस है वह लड़ती रहेगी।